हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। और पहला जो हमारा सीरीज़ है वो इंडियन हिस्ट्री का है। इसमें आपको तीनों हिस्ट्री मिल जाएंगे, जो आपको तीनों हिस्ट्री के क्वेश्चन, जैसे कि आपका जो एंशिएंट है, मिडवल है और मॉडर्न है, तीनों मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये जो सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ है, ये पीसीएस मंत्रा की है, काफ़ी अच्छी है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। कहने का मतलब है कि एक तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू ही। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और इससे आप क्या करो, जब क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उसका आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में दे दो मेरे आंसर देने से पहले, ताकि आपको पता चले कि हाँ, आपके इतने क्वेश्चंस में, 140 क्वेश्चंस में कितने आपके मतलब सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। और हाँ गाइज, स्टार्ट करने से पहले बोल दे रही हूँ, मैं भूल भी जाती हूँ और आप लोग भी भूल जाते हो, देख के फिर स्किप हो जाता है आपके माइंड से भी। तो आप लोग प्लीज़ क्या करो, जान रहे हो कि अगर इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो प्लीज़ उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो लाइक करिए। और जो आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। और जो नए चैनल पर हैं, आए हुए हैं, अभी जल्दी ज्वाइन किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। 140 क्वेश्चन है, इसको फटाफट हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एक सीरीज, मतलब आपका हर दो तीन दिन पे एक सीरीज जरूर आएगी। और इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कहने का थ्रू है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनसे प्राप्त वस्तुओं में, अब यहाँ पे निगेटिव बताना है, यानी गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। तो क्या चनहुदड़ो से लिपस्टिक मिली है? बिल्कुल। लोथल से 3 युग समाधान, 3 युग्म शवाधान। कालीबंगा से ऊँट की हड्डी। सुरकोतड़ा से क्या मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला? तो यहीं पे गलत हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही इसका आंसर मिल गया होगा। क्योंकि जो मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। पंजाब इलाका है, वहाँ के रोपड़ से ये मिला है। और इस रोपड़ की जो खोज की थी वो किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त। मतलब इसका उत्खनन का मतलब जो उत्खनन का कार्य किया था वो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और स्वतंत्रता के बाद अगर क्वेश्चन पूछ ले कि, मतलब क्वेश्चन ये पूछ ले कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो उत्खनित पहला स्थल था वो कौन सा था? ये रोपड़ ही था। स्वतंत्रता के बाद पहला उत्खनित स्थल क्या था? वो रोपड़ ही था। और वहीं बात करें सुरकोतड़ा की। सुरकोतड़ा ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में कच्छ के जिले में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है। और इस सुरकोतड़ा की जो खोज की थी वो किसने की थी? इसकी जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने। और यहाँ पे ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के साक्ष्य, किसके हड्डी के साक्ष्य मिले हैं? ये घोड़े के। यहीं से वैसे ये माना जाता है कि सिंधु घाटी में घोड़ा नहीं था, घोड़े के साक्ष्य कहीं नहीं मिले, लेकिन यही एक अपवाद है, यही एक जगह है जहाँ पे क्या है, घोड़े की अस्थि मिलती है और उसी से पता चलता कि हाँ, कहीं ना कहीं ये भी था, ये अस्तित्व में था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महदहा नामक कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे विचार करना है। महदहा नामक नवपाषाणकालीन स्थल यूपी के प्रतापगढ़ में है। यूपी में तो है ही, साथ ही किस जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जिले में। सेकंड क्या है? सराय नहर राय मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो कि यूपी के प्रतापगढ़ में ही स्थित है। चलिए ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे जो महदहा है, महदहा ये कैसा है? ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ना कि नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तो सही है, महदहा हो गया और सराय नहर, ये दोनों एमपी के प्रतापगढ़ में ही स्थित है। लेकिन ये जो है नवपाषाणकालीन नहीं बल्कि मध्य पाषाणकालीन है। बाकी इस हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो, मतलब ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता है और सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यानी कौन सा कथन है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर बात करें नवपाषाणकालीन स्थल, तो कुछ नवपाषाणकालीन आपको पता होना चाहिए, जैसे चौपानी मांडो हो गया, क्या कहते हैं, मगहरा हो गया। ठीक है, कोल्डियावा हो गया, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सूत्र साहित्य, यहाँ पे सूत्र साहित्य 4 दिए गए हैं और इसमें से गलत आपको बताना कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो गृह सूत्र, जो गृह सूत्र था वहाँ पे संस्कारों की बात की गई थी। तो जो वैदिक साहित्य है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। और जो सूत्र साहित्य है, पहले तो ये ध्यान रखना है, ये सूत्र साहित्य किस में है, गद्य में है कि पद्य में है। तो सूत्र साहित्य जो है वो किस में है, गद्य में है, ठीक है। और इसमें कई सूत्रों की रचना की गई और मतलब अगर बात करें जिसमें नियम का, विधि का, नियम का पालन करना हो, उसको क्या कहा गया, कल्प सूत्र कहा गया। जिसमें विधि नियम की बात की गई है, उनके नियमों के पालन की बात की गई है, उसको क्या नाम दिया गया, कल्प सूत्र नाम दिया गया। और इस कल्प सूत्र के ही क्या हैं, 4 प्रकार हैं। ये जो गृह सूत्र और धर्म सूत्र बात की गई है, ये किसके प्रकार हैं, कल्प सूत्र के हैं, जो 4 प्रकार के हैं, गृह, धर्म, शुल्ब और शौत। तो गृह सूत्र की बात करें तो इसमें संस्कारों के उल्लेख की बात की गई है, इस हिसाब से ये राइट है। धर्म सूत्र में क्या है, भारतीय विधि के स्रोत की बात की गई है, सामाजिक नियम की बात की गई है। और वहीं शुल्ब सूत्र की बात करें तो शुल्ब सूत्र, जैसा कि आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने, कि यहाँ पे ज्यामिति का जो विकास है, मतलब जैसे यज्ञ वेदी का निर्माण करना, ठीक है। तो यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए यज्ञ वेदी ऐसे नहीं बना दी गई थी कि उसको माप के बनाया गया था कि ऐसा इतना माप होगा, ये होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, इसका विकास इसी शुल्ब सूत्र में हुआ है। तो और ये यहाँ सामाजिक नियम लिखा है, इस हिसाब से ये सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ये सामाजिक नियम किस में आ जाएगा, धर्म सूत्र में आ जाएगा, जहाँ पे विधि के स्रोत हैं, सामाजिक नियम है। और शौत सूत्र की बात करें तो वेदों के यज्ञ भाग का वर्णन किस में किया गया, शौत सूत्र में कहा गया है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है राइट है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल की जानकारी देने वाला एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगज गोई अभिलेख। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बोगज गोई के अभिलेख में हमें बताना है कि कौन सा सही है। चलिए कूट मिलाना है, तो देख लेते हैं। यह जो बोगज गोई अभिलेख है, यह एशिया माइनर अर्थात तुर्की में स्थित है। आपने पढ़ा होगा तो ये पता ही होगा, तो ये एकदम सही है। इसकी खोज 1907 में बीकलर महोदय ने, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं याद होती, लेकिन मोटे मोटे पॉइंट तो सबको याद होते हैं। अब जैसे ये है, आपने शायद ना पढ़ा हो, तो चलिए ठीक है, इसको स्किप करिए। पहला तो एकदम क्लियर है कि एशिया माइनर अर्थात तुर्की में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इस अभिलेख में वैदिक देवता, उसमें 4 देवता की जिक्र की गई थी, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। किसका, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, और ये चारों देवता का उल्लेख यहाँ पर किया गया। तो 1-3 तो एकदम सही है, 1-3 तो एकदम सही। अब 2 में आता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत क्या है कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्या ये सही है क्या नहीं सही है। तो यहाँ पे जो है इनकी खोज 1907 में बीकलर महोदय ने की थी, इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है आपका एकदम राइट है, ठीक है, कि यहाँ पे बीकलर महोदय ने इसकी खोज 1907 में की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एते रे ब्राह्मण है, एते रे ब्राह्मण। तो इस ब्राह्मण में शासन प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया है, जहाँ पे कई दिशा हैं और इन दिशाओं के शासकों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ दी गई हैं। और यहाँ पे बताना है कि कौन सी उपाधि सुमेलित नहीं है। जैसे क्या है, पूर्व में सम्राट कहा जाता था, जो पूर्व में राजा होते थे उनको क्या उपाधि दी गई थी, सम्राट की उपाधि दी गई थी। पश्चिम के जो राजा थे उनको स्वराट की। उत्तर में जो रहते थे उनको विराट की। यहाँ क्या दिया है, भोज दिया, इस हिसाब से गलत हो जाएगा। उत्तर में विराट की, दक्षिण में भोज की, और जो बीच में रहता था, बीच दिशा में जो राजा रहता था उसकी जो उपाधि दी गई थी वो क्या थी, राजा थी, ठीक है। तो ऐसे शासन प्रणाली जहाँ विभिन्न दिशाओं के शासकों के लिए, यानी जो पूर्व में शासक रहता था उसको सम्राट, पश्चिम के लिए स्वराट, उत्तर के लिए विराट, दक्षिण के लिए भोज और बीच के लिए क्या था, राजा की उपाधि दी गई थी। तो इस तरीके से यहाँ भी सी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन वेदांग का अंग नहीं है। वेदांग, वेदों के अध्ययन के लिए क्या किया गया था, वेदों के अध्ययन के लिए वेदांग की रचना की गई थी। और ये वेदांग कितने हैं, 6 हैं। वेदांग कितना, मतलब वेदों के अर्थ को समझा जाए, उसको अच्छे से उसकी सूक्ति के अर्थ को समझा जाए, उसके उच्चारण पर ध्यान अच्छे से दिया जाए, इसके लिए वेदांग की रचना की गई थी। और वेदांग 6 हैं, कौन कौन से हैं, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, क्या बताया मैंने, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, और इसमें क्या है, ये दर्शन नहीं है, बाकी 6 हैं, शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो हैं ये वेदांग हैं, यानी वेदों के अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे ताकि उसका अच्छे से अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, भयदयानीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? बताइए किस धर्म से है इसका संबंध? इसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म का एक क्या है, उपसंप्रदाय है। ये बौद्ध धर्म का क्या है, एक उपसंप्रदाय है। कौन सा? भयदयानीय संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। और ये जो संप्रदाय है ये कहाँ स्थित था? ये कन्हेरी और नासिक में स्थित था। भयदयानीय संप्रदाय जो है ये बौद्ध धर्म का एक उपसंप्रदाय था जो नासिक और कन्हेरी में स्थित था। अगर बात करें इस संप्रदाय की तो गौतमीपुत्र का नाम सुना होगा, गौतमीपुत्र शातकर्णी। इन्होंने अपना नाम अपनी माँ के नाम पर रखा था। ठीक है, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी की माँ ने इस संप्रदाय को क्या किया था? दान दिया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी की माँ जो थी उन्होंने इस संप्रदाय को दान दिया था। और जिसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है कि इन्होंने दान दिया था, वो है एक गुहा लेख है जिसका नाम है नासिक गुहा लेख। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासिक गुहा लेख है। इस नासिक गुहा लेख ये किसका है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी इनका है नासिक गुहा लेख। इससे हमें जानकारी मिलती है कि ये गौतमीपुत्र शातकर्णी की माँ ने संप्रदाय को दान में दिया था। उम्मीद है इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और है जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ कि सहजयान, ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म का है। सहजयान भी बौद्ध धर्म का एक उप संप्रदाय था। ठीक है, जिसका विकास जो था ये पालों के काल में, इसकी उत्पत्ति अगर बात करें सहजयान की तो पालों के काल में वज्रयान का जो मंत्र पाठ होता था, कर्मकांड होता था, उसके विरोध में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। और कालचक्रयान भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मंजूश्री को कालचक्रयान का प्रवर्तक, एक वज्रयान मैंने बताया, वज्रयान, एक कालचक्रयान है, कालचक्रयान। तो ये जो है मंजूश्री इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इस संप्रदाय के प्रमुख देवता श्री कालचक्र थे जो बौद्ध धर्म का ही भाग था। बौद्ध धर्म के बाद ये सारे आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित गलत बताना है। बौद्ध धर्म से संबंधित गलत कौन सा है? प्रवज्या, गृहस्थ जीवन का त्याग, उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रवेश, संघाराम, संघ की सभा के प्रस्ताव, वागु, ये बौद्ध भिक्षुओं का पेय पदार्थ। तो यहाँ पे आपका सब सही है, खाली यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, ये गलत है। सी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि जो संघाराम होता था ये संघ की सभा के प्रस्ताव नहीं, बल्कि ये क्या होते थे? भिक्षुओं के आवास होते थे। क्लियर? तो प्रवज्या मतलब गृहस्थ जीव, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो प्रवज्या गृहस्थ जीवन का त्याग करके होता था, उसको कहा जाता था। उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती थी उसको उपसंपदा कहा जाता था। और संघाराम जो होता था वहाँ भिक्षुओं का निवास जो होता था, निवास स्थान, उसको कहा जाता था। और यह वागु जो होता था ये बौद्ध भिक्षुओं का पेय पदार्थ कहलाता था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये जो संघ की सभा के जो प्रस्ताव होते थे ये भी जान लीजिए, इसको क्या कहते थे? इसको नत्ति या वृत्ति कहते थे। इसको नत्ति या वृत्ति कहा जाता था। संघ की सभा के प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति कहा जाता था। और जो प्रस्ताव पाठ होते थे उसको क्या कहा जाता था? अनुसामन कहा जाता था। अनुसामन, प्रस्तुत जो पाठ होता था उसको अनुसामन कहा जाता था। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, जैन संगीति से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन यहाँ पे सही हैं। प्रथम, जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है। द्वितीय, जैन संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 उपसंप्रदायों में विभाजित हो गया। अगर जैन धर्म आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपका फटाक से हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो जैन संगीति है इसके जो अध्यक्ष हैं वो स्थूलभद्र है। एकदम सही है। ये 4th शताब्दी में हुआ था। प्रथम जैन संगीति जो है 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता थी स्थूलभद्र ने ही की थी। और कहाँ की थी ये भी ध्यान रखिए, पाटलिपुत्र में। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैन संगीति जो हुई थी फर्स्ट वाली 4th शताब्दी में हुई थी और इसके स्थूलभद्र थे। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है आपको
कि ये जो जैन धर्म और जैन धर्म दो भागों में, जैन संगीति में जो जैन धर्म था दो भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये फर्स्ट में ही हुआ था, फर्स्ट संगीति में ही हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इस सभा में, जैन संगीति में, जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था और साथ ही क्या हुआ था, 2 संप्रदाय में ये बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। वहीं अगर द्वितीय संगीत जैन संगीति की बात करें तो ये वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में, तो ये वल्लभी में हुई थी। और इसको करने वाले जो थे, इसकी जो अध्यक्षता किए थे, उनका क्या नाम था, क्षमा श्रमण नाम था, क्षमा श्रमण। दूसरा वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्षता किसने की थी, क्षमा श्रमण ने की थी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यानी यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट केवल सही है, केवल एक सही है। 10वां चलते हैं, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा कि पेरियम पुराण इसका संबंध, पेरियम यानी ये साउथ से संबंधित है। ये नाम से ऐसा लग रहा है कि ये साउथ से संबंधित है। और साउथ में जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो क्या था, शैव धर्म। यानी कि दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार किसने किया था, आपने 2 पढ़ा होगा, एक अलवार संत, एक नैनार संत। तो ये साउथ वाले जो थे वो नैनार। तो जो पेरियम पुराण है, इसका दक्षिण में जो शैव धर्म का प्रचार किया था वो किसने किया था, नैनारों ने किया था। और इन नैनारों की संख्या कितनी थी, 63 थी। और इन 63 जो नैनार थे, इनकी जो गाथाएं थी, जो गाथा थी, उसका संकलन किस में किया गया था, पेरियम पुराण में किया गया था। और इस पेरियम पुराण के लेखक जो थे उनका नाम था नंबी, मैं ठीक से लिख दे रही हूँ, नंबी अंधार। ठीक है। क्या क्या मैंने बताया कि पेरियम पुराणम जो है, पहले तो ये पेरियम पुराणम क्या है, तो ये जो नैनार संत थे जो शैव धर्म का प्रचार करने के लिए दक्षिण में थे, तो उनकी जो गाथाएं थी, ये 63 नैनारों की जो गाथाएं थी वो इस ग्रंथ में संकलित थी। और इसको संकलित करने वाले कौन थे, नंबी अंधार थे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया शक संवत क्या है, तो शक संवत किससे संबंधित है, 78 से संबंधित है। 78 भारत सरकार द्वारा जो शक संवत है 78 है। ठीक है। वहीं ये 58 क्या है, 58 विक्रम संवत। और ये जो है 319 जो है आपका गुप्त संवत है। गुप्त संवत कभी मिलाने को भी आ सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 606 जो है ये हर्ष संवत। और 248 एक है, वो है कलचुरी संवत। क्या है, कलचुरी संवत। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से संबंधित गलत कथन की व्याख्या कीजिए, गलत कथन की पहचान कीजिए। सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से संबंधित। ठीक है। महाभारत मूलतः संस्कृत में है, जिसके रचयिता वेदव्यास हैं, इतना तो सबको पता होगा। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो उनको पता होगा। महाभारत का तमिल में अनुवाद पैरून देवनार ने किया। इसके चौथे पर्व, विराट पर्व का भाग क्या है, गीता है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा गलत है। तो इसका चौथा पर्व, विराट पर्व का भाग गीता है, ये गलत है, क्योंकि जो भगवत गीता है वो छठे पर्व भीष्म पर्व का भाग है। ठीक है। जो 6th मतलब ये भगवत गीता है वो 6th पर्व, जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसका भाग है। बाकी ये आपके तीनों स्टेटमेंट ऊपर के एकदम सही हैं। महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया था, पेरून देवनार ने किया था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संगम किस वंश के शासकों के संरक्षण में आयोजित किए गए थे, चोल, चेर, पांड्य, काकतीय। किसके उसमें किए गए थे, तो पांड्य। संगम जो है ये पांड्य वंश के शासकों के संरक्षण में आयोजित किए गए थे। संगम युग क्या है, संगम युग का मतलब जो है, जो भारत का जो आरंभिक इतिहास, भारत के आरंभिक इतिहास का वह समय काल है जब तमिल कवि द्वारा, तमिल जो संगम, ये भी पूछता है कि इनकी कवि मतलब संगम में किन कवियों का, तो तमिल, ये ध्यान रखिएगा। जब तमिल कवि थे उनके द्वारा बड़ी संख्या में क्या की गई थी, जो तमिल कविताओं की रचना की गई थी। और संगम शब्द जो है ये कवियों के मीटिंग का साथ आने का स्थल है। संगम
मतलब कवि जो संगम मिले हैं, कौन, कवि लोग मिले हैं, मीटिंग कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, उसी को संगम कहा जाता था। तो कुल मिलाकर के 3 संगम आयोजित किए गए थे और ये तीनों संगम जो थे वो मदुरई के, जो तीनों संगम थे वो मदुरई के पांड्य शासकों के संरक्षण में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए थे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, शिव जी का नृत्यक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था। इजिएस्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो किसने, ये किसका है, चोल वंश का है। चोल वंश फेमस थे इसके लिए। कांसे से निर्मित शिव का जो नर्तक स्वरूप मूर्ति है उसका निर्माण चोल वंश द्वारा किया गया था। और ये जो है, ये मूर्ति जो है, नर्तक स्वरूप जो शिव जी की मूर्ति है वो तमिलनाडु के चिदम्बरम स्थित नटराज मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा अभिलेख अशोक का वर्तमान भारत से प्राप्त नहीं है। अशोक के ये 3 अभिलेख यहाँ दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा जो है ये वर्तमान भारत से प्राप्त नहीं है। बुनेर अभिलेख, लंपक अभिलेख, बहापुर अभिलेख। तो जो बुनेर अभिलेख है और लंपक अभिलेख है ये आपका यानी बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि बुनेर अभिलेख ये जो है ये आधुनिक पेशावर के निकट प्राप्त हुआ है। बुनेर अभिलेख ये कहाँ पर, पेशावर के निकट। और यह जो है उत्तर पश्चिम में प्राप्त जो है ब्राह्मी लिपि का अकेला अभिलेख है। बुनेर अभिलेख जो है, बुनेर ब्राह्मी लिपि का एकमात्र अकेला अभिलेख है जो कि उत्तर पश्चिम में प्राप्त है। नेक्स्ट क्या है, लंपक अभिलेख जो है ये लगमान काबुल से मिला है और ये अशोक की प्रशंसा में किस में लिखा गया है, सीरियाई भाषा में लिखा गया। लंपक जो है अशोक की प्रशंसा में सीरियाई भाषा में लिखा है। बाकी बहापुर अभिलेख की बात करें तो ये नई दिल्ली से प्राप्त क्या है, लघु शिलालेख है। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्यकालीन सिक्कों की गलत युग्म का बताना। निष्क स्वर्ण सिक्के, आहत सिक्के, चांदी एवं तांबा, काकड़ी चांदी का सिक्का, कारशारपड़ चांदी का सिक्का। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, जो काकड़ी होते थे, काकड़ी ये चांदी के सिक्के नहीं बल्कि तांबे के सिक्के होते थे। काकड़ी जो होते थे ये चांदी के नहीं बल्कि तांबे के सिक्के होते थे। और वहीं जो कारशारपड़ होता था, कारशारपड़ इसको पड़ भी कहा जाता था, कारशारपड़ या पड़, ये चांदी का सिक्का होता था। और पड़ जो है, पड़ ही मौर्य काल का प्रधान सिक्का था। मतलब ये कारशारपड़ या पड़ जो था ये चांदी का सिक्का था और ये मौर्य काल का प्रधान सिक्का माना जाता था। ठीक है, यही राज्य की मुद्रा और जो विनिमय होता था, लेन देन होता था, इसी माध्यम से होता था, इसी कारशारपड़ पड़ में ही। तो ध्यान रखिएगा किसका, मौर्य काल का मेन मतलब कॉइन्स था। और एक प्रकार के ये आहत सिक्के भी हैं। ये सिक्के आकृति युक्त तो हैं लेकिन लेख युक्त, मतलब आकृति तो इनकी होती थी लेकिन इसमें लेख युक्त नहीं, लिखावट नहीं होता था। नेक्स्ट है, अशोक ने किस स्तंभ लेख में कहा है, मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूँ। तो उनके जितने भी स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा और उसमें कौन कौन सी बात की गई है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अशोक के किस स्तंभ लेख में कहा है कि मैं सभी संप्रदायों की रक्षा करना चाहता हूँ और सम्मान करता हूँ, वो कौन सा है, 6th स्तंभ लेख है। तो अशोक के जो बृहद स्तंभ लेख हैं वो 6 हैं। 6 बृहद स्तंभ लेख हैं जो अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं और इन पर 7 लेखों, इन 6 बृहद स्तंभ लेखों में 7 लेखों का अंकन है, जिसे सप्त स्तंभ लेख भी कहते हैं, सप्त स्तंभ लेख कहते हैं। यानी कि ये जो स्तंभ लेख है इसमें 7 बातें लिखी गई हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया है। तो उसी 6ठे लेख में अशोक कहते हैं कि मैं सभी संप्रदायों का सम्मान करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। वहीं प्रथम लेख जो है, जो इम्पोर्टेंट है, प्रथम लेख भी ध्यान दे दीजिए कि उसमें अशोक कहते हैं कि धर्म के अनुसार शासन किया जाए। प्रथम में क्या कहते हैं कि भैया आपको जो शासन करना है वो करो तो करो, लेकिन कैसा करो, धर्म के अनुसार करो, धर्म के अनुसार शासन किया जाए और धर्म के अनुसार ही साम्राज्य की रक्षा की जाए। क्लियर। वहीं सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी ध्यान दीजिए कि सेकंड में क्या लिखा है। अशोक ने ये पूछा है कि आखिर धम्म क्या है। धम्म मतलब धर्म, लेकिन क्या कहा जाता था उस टाइम, धम्म कहा जाता था। धम्म क्या है, और इसी में उत्तर भी दिया है कि धम्म क्या है। तो 1 बता दिया, 2 बता दिया, छठा बता दिया और पंचम भी देख लीजिए, पांचवें लेख में अशोक कहता है कि मैं अपने राज्याभिषेक के 26th ईयर्स में जीव वध निषेध कर दिया। मतलब उन्होंने उसमें लिखा है कि मैंने जीव वध निषेध कर दिया, कब, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में। तो ये ध्यान रखिएगा। पहले में कि अशोक
कहते हैं कि धर्म के अनुसार शासन किया जाए, धर्म के अनुसार साम्राज्य की रक्षा की जाए। दूसरे में अशोक ने कहा कि धर्म क्या है, उसी का उत्तर भी उन्होंने दिया है, धर्म क्या है। और 5वें लेख में अशोक कहते हैं कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, जीववध निषेध कर दिया। और छठे में क्या है, उन्होंने कहा है कि मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित जो तीर्थ हैं, विभाग हैं, उनके गलत युग की पहचान करना है। कर्मांतिक देश के प्रमुख उद्योग धंधों कारखानों का प्रमुख होता था। ठीक है। प्रदेष्टा कौन होता था, फौजदारी कोड का प्रमुख होता था। अंतपाल कौन होता था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक और मार्गों की सुरक्षा करता था। प्रशास्ता जिलाधिकारी, तो यही गलत है, क्योंकि जो प्रशास्ता होता था वो जिलाधिकारी नहीं, बल्कि जो राजकीय दस्तावेज होते थे उनको सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित एवं समस्त रिकॉर्ड को लेखबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। प्रशास्ता राजकीय आदेशों को, राजकीय दस्तावेजों को सेफली रखने के लिए लेखबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है। तो मौर्य काल में जो विभाग होते थे उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। और कौटिल्य ने इनकी संख्या कितनी बताई है, 18 बताई है। तो 18 में से ये चारों आपको ध्यान रखना है। कर्मांतिक देश के प्रमुख उद्योग धंधों कारखानों का होता था। प्रदेष्टा फौजदारी कोड का प्रमुख होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का होता था। और प्रशासता जो होते थे रिकॉर्ड को लेखबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। सेतुबद्ध नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की है, तो प्रवरसेन द्वितीय ने की है। किसने की है, प्रवरसेन द्वितीय ने की है। और प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के हैं, वाकाटक वंश के। ये भी ध्यान रखना किस वंश के शासक हैं, वाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय ने है ये सेतुबंध की रचना की है। वो भी किस भाषा में की है, प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की है। और इसमें सेतुबंध नाम से ही पता चल रहा है, सेतु यानी कि राम की लंका विजय का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये खुद शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें वाकाटक वंश, जब मैंने ले ही दिया कि वाकाटक वंश के हैं, तो इस वंश की, वाकाटक वंश की जो स्थापना है ये 255 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी, विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, नागपुर थी। और वाकाटक वंश जो थे, इनके सिक्कों पर गंगा की आकृति का अंकन है, ये भी ध्यान रखना है। और उनका राज चिन्ह भी वही था। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से प्राप्त रेह अभिलेख का संबंध किस यूनानी राजा से है। रेह अभिलेख का उल्लेख किस यूनानी राजा से है, तो वो है मिनांडर जो थे ये एक इंडो ग्रीक राजा थे। मिनांडर जो है ये एक इंडो ग्रीक राजा थे, यानी कि भारत यूनानी राजा थे। तो जिसे क्या था, मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। मिनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। मिनांडर के दो प्रमुख अभिलेख मिलते हैं। मिनांडर ये रेह अभिलेख पहले ही आप लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हो। और दूसरा है बाजौर घाटी अभिलेख। पहला है रेह अभिलेख और दूसरा है बाजौर घाटी अभिलेख, जो कि पेशावर से मिला है। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से प्राप्त रेह अभिलेख कौन सा है, मिनांडर का है। और ये दूसरा जो है बाजौर घाटी अभिलेख पेशावर से मिला है। और यहाँ डेमेट्रियस का नाम दिया, तो डेमेट्रियस भी एक ग्रीको बैक्ट्रियन राजा थे। तो इनको धर्मामेता भी कहा जाता था। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान के भारत से बाहर लेकिन तत्कालीन अखंड भारत का हिस्सा रहे किस स्थान पर भारत का सर्वप्रथम सूर्य मंदिर बनवाया गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका, मुल्तान। वर्तमान के भारत से बाहर लेकिन तत्कालीन अखंड भारत का हिस्सा रहे किस स्थान का भारत का सर्वप्रथम सूर्य मंदिर बनवाया गया था, दैट इज मुल्तान। तो प्राचीन भारत के पहले सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में हुई थी। और उसको किसने बनवाया था, कुशाणों ने बनवाया था। उस मंदिर को सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, कुशाणों ने बनवाया था। जबकि वर्तमान भारत में प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ है, उसका नाम है कटारमल मंदिर। वर्तमान में भारत में अगर देखा जाए प्राचीनतम सूर्य मंदिर, उसका नाम है कटारमल मंदिर, जिसको जो कहाँ पर है, अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा कहाँ, उत्तराखंड, यहाँ माना जाता है। ठीक है। और बस इतना आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। और अभी कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आप जानते ही होंगे, 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसको उस मंदिर को कौन बनवाया था, नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमरावती स्तूप के खोजकर्ता कौन थे? अमरावती स्तूप के खोजकर्ता कौन थे? तो वो है कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी जो हैं अमरावती स्तूप को 1797 में खोजे थे। कर्नल मैकेंजी अमरावती स्तूप को 1797 में खोजे थे और 1840 में उत्खनन इसका किसने किया था? इलियट ने किया था। ये इलियट ने किया था 1840 में। खोजा मैकेंजी ने 1797 में और 1840 में उत्खनन करवाया इलियट ने। और यह स्तूप जिसको अमरावती या फिर क्या कहते हैं, अमरावती स्तूप भी इसको कहते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धान्य कटक स्तूप भी कहते हैं। अमरावती को धान्य कटक स्तूप भी कहते हैं। और ये अमरावती स्तूप कहाँ है या धान्य कटक स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? मथुरा कला में काले स्लेटी स्लेट पत्थरों का प्रयोग किया गया था और गांधार कला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बस क्या किया है, विपरीत लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब दोनों कथन गलत हैं, विपरीत लिख दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें गांधार कला शैली की, तो गांधार कला शैली जो है ये किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना आपको कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है, और इसका जो गांधार कला था, इसका जो उदय हुआ था वो कनिष्क प्रथम के समय हुआ था। कनिष्क फर्स्ट के समय इसका उदय हुआ था। तो पुष्कलावती, बामियान, तक्षशिला, कपिशा इसके क्या थे? प्रमुख केंद्र हैं। और यहाँ पे क्या है, इसमें मतलब इस कला शैली में स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर, स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ था। काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ था। और इस कला का जो गांधार कला थी उसका चरम जो विकास था वो कुषाण काल में हुआ। वहीं बात करें मथुरा कला की, तो मथुरा कला जो थी वो मथुरा कला, इसमें क्या हुआ था, लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता थी, जिन्हें फतेहपुर की सीकरी की खदानों से लाया जाता था। ये जो लाल बलुआ पत्थर होता था मथुरा कला में, वो जो फतेहपुर सीकरी के खदान से लाया जाता था। ठीक है, और ये जो था, और इसमें मथुरा कला शैली जो थी ये बौद्ध मूर्ति कला की शैली, जो कि उत्तर प्रदेश भारत के व्यापारिक और तीर्थ स्थल मथुरा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ये फली फूली। और इसका सबसे ज़्यादा विकास जो था कुषाण और गुप्त काल के दौरान हुआ था। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत युग्म की पहचान करना है। रामायण का तमिल अनुवाद कवि कंबन ने किया था। महाभारत का, इसका तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, पेरुन देवनार द्वारा। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा। गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर। तो ये जो है ये गलत है। गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर ने नहीं किया था, बल्कि विलियम जोन्स ने किया था। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। रामायण का तमिल कवि कंबन, महाभारत का पेरुन देवनार, मनुस्मृति का जोन्स और गीत गोविंद का भी विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स की बात आ ही गई है तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद होगा। उस समय जो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर के काल में विलियम जोन्स जो थे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होकर आए। ठीक है, जिन्हें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों से क्या था, बहुत ही प्यार था, प्रेम था। और सर विलियम जोन्स भाषाओं के ज्ञानी थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। तो इन मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जोन्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया था। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद एशियाटिक सोसाइटी से यह प्रकाशित होता है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात गलत कथनों का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं गलत कथन कौन सा है। गुप्त काल में शतरंज खेल की शुरुआत मानी जाती है। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ने गुप्त काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दशमलव व शून्य की खोज भी गुप्त काल में हुई। तो यहाँ पे बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो गलत है वो यही अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय, क्यों अष्टांग हृदय गलत है? क्योंकि अष्टांग हृदय ये तो हुआ सब कुछ गुप्त काल की बात एकदम सही है, लेकिन अष्टांग हृदय की जो
रचना है वो धन्वंतरि ने नहीं बल्कि किसने की थी? वाग्भट्ट ने की थी। वाग्भट्ट ने की थी। और धन्वंतरि गुप्तकालीन आयुर्वेदाचार्य हैं और इनकी धन्वंतरि की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? रस चिकित्सा है। रस चिकित्सा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कौन सा सही है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानी शासकों ने किया। ठीक है, दूसरा क्या है? ईरानी शासकों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे क्या है? दोनों कथन सही है। ठीक है, भारत पर सबसे पहले हखामनी वंश ईरानी शासकों ने किया और ईरानी के बाद यूनानियों ने किया। नेक्स्ट, गलत कथन की पहचान करना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर गजपति प्रताप रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हमने। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। कोई भी कथन गलत नहीं है या सभी सही है। तो यहाँ पे 27 का ए रॉन्ग है, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के शासक थे। गंग वंश के शासक जिनका क्या नाम था? नरसिंह देव वर्मन, उन्होंने करवाया था। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कलिंग शैली में बना हुआ मंदिर है और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और इस मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी उपाधि गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त ने धारण की थी? अश्वमेध पराक्रम, पृथव्याम प्रतिरथ, लिच्छवी दौहित्र, व्याक पराक्रम। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिए हैं सारे ये समुद्रगुप्त ने धारण की थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उपाधियों से संबंधित, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने और भी बहुत सारी हैं। अप्रतिरथ भी धारण किया था, अप्रतिरथ हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ 4 है ही। सर्वराजोच्छेता, कविराज, ये वीणावादक थे, कविराज, व्याघ्र पराक्रम, लिच्छवी दौहित्र, परम भट्टारक। ठीक है, तो ये सारी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और विंसेंट स्मिथ की इनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसी पुस्तक में इन्होंने इनको क्या कहा था? भारत का नेपोलियन बताया है। किस शासक को कई लाख गायों का दानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कई लाख गायों का दानी कहा जाता है। उनके सिक्के जो मिले हैं उस पर वीणा बजाते उन्हें दिखाया गया है, तो इसीलिए उनको कविराज की उपाधि दी गई है। कई लाख गायों को दानी उनको बताया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए ही कहा गया है, क्योंकि प्रयाग आता है क्वेश्चन कि प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में उल्लेख किया गया? तो इन्हीं के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में ही कहा गया है। तो उनके बारे में क्या कहा गया है कि उसकी उदारता के कारण सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। और समुद्रगुप्त का जो एक अभिलेख है एरर अभिलेख, ये किसका है? समुद्रगुप्त का ही है। तो इनके अभिलेख में, और ये एरर अभिलेख कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश। तो इस अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान था। नेक्स्ट, कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख, यहाँ पे सत्य बताना है। कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख बिलसड अभिलेख है। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय आपका न्यूज़ में भी था। ये कब न्यूज़ में था? जब 15 अगस्त में नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? अपना जब स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने इसकी बात की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। तो इसमें बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके एकदम सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? महाबलाधिकृत पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। भंडागाराधिकृत राजकोष अधिकारी होता था। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है महाबलाधिकृत, ये गलत है। बाकी आपके तीनों लास्ट के सही हैं। अग्रहारिक दान विभाग, महादंडनायक न्यायाधीश, भंडागाराधिकृत राजकोष अधिकारी। ठीक है, तो महाबलाधिकृत क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या होता था? सेनापति होता था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गुप्तकालीन समाज ब्राह्मणवादी था। ठीक है, गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, सती प्रथा का साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके एकदम सही हैं कि ये ब्राह्मणवादी था, दास प्रथा भी थी, एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है सती प्रथा का साक्ष्य, और गुप्त काल में अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वृक्षकटिकम पुस्तक की रचना विशाखा दत्त ने की? बिल्कुल नहीं। किसने की थी? शूद्रक ने की थी। इस तरीके से यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग हो जाए, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। वृक्षकटिकम में चारू दत्त एवं वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन है, तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी पहला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा कथन सत्य है? चोल राज का प्रतीक चिन्ह धनुष था। धनुष देखिए, पांडे का मछली था, ठीक है, पांडे का मछली था, और चोल राज्य का जो प्रतीक है वो धनुष नहीं था, और धनुष नहीं था तो फिर क्या था? चोल का बाघ था, क्योंकि धनुष जो था वो चेर का था। चेर का धनुष, चोल का बाघ, पांडे का मछली। शेन गुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ की, एकदम राइट है। तलैया लंगानम के युद्ध में पांड्या शासक नेडुजलियन ने चोल और चेर सहित 7 मित्र सामंतों को हराया था, तो यानी यहाँ पे कौन सा है? 2 और 3 ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 35 क्वेश्चन। चोल शासक राजा राज प्रथम ने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चोल शासक राजा राज प्रथम ने चालुक्यों को हराकर चोल नारायण की उपाधि धारण की थी। थर्ड है, चोल शासक राजा राम प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे बताना कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे गाइस तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं, बस आपको कुछ क्या होता है, कुछ चीज़ें रट लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी, जैसे तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चोल शासक थे, राजा राम प्रथम ने कराया था। इन्होंने चालुक्यों को हरा करके चोल नारायण की उपाधि ली थी, चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके से ये आपको क्या करना है, देख लेना है कि कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन, और इसमें कौन सुमेलित नहीं है। जैसे क्या है, फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही के किसके हैं? ये फिरोज शाह तुगलक हैं इसके लेखक, ठीक है। ताजुल मासिर के हसन निजामी हैं। तारीखे दिली जियाउद्दीन बर्नी है। फुतुह उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? सी ऑप्शन। तारीखे दिल्ली के जियाउद्दीन बर्नी नहीं है, जबकि इसके क्या है? तारीखे दिल्ली के ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के और भी रचनाएं हैं, जैसे कि खजाइन उल फुतुह इन्हीं का है। आशिका एक बार पूछा है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, आशिका भी इन्हीं का है। नूह सिपिर भी इन्हीं का है, नूह सिपिर भी अमीर खुसरो का है। आशिका इनका है। फुतूल और क्या अभी बताया मैंने, खजाइन उल फुतुह, तो ये भी अमीर खुसरो का है। बाकी ताजुल मासिर रट लीजिए, हसन निजामी, फुतुहते फिरोज शाह तुगलक, और फुतुह उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी। नेक्स्ट चलते हैं, किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी? तो किसको दी गई थी, किसने दी थी? ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने दी थी। किसने दी थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि कहाँ के थे? खिलजी वंश के थे। किस वंश के थे? खिलजी वंश के। तो इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा इनके महल में होती थी, और यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसकी उपाधि पैगंबर का सेनापति, ये उपाधि जो लिया था वो क्या था? पैगंबर का सेनापति, ठीक है। इसके विरोधी इसे इस्लाम का शत्रु कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट, मध्यकाल में प्रचलित विभिन्न शब्दावलियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाबित राज्य का कानून, फवाजिल राज्य का मुख्य सूचना अधिकारी, खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, हदीस इस्लामिक कानून। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो फवाजिल जो है, फवाजिल का मतलब देखिए, कभी कभी कहते हैं ना ये बहुत ज़्यादा फाजिल है। फाजिल मतलब अतिरिक्त, कोई भी चीज़ अतिरिक्त, ठीक है। इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप लोग। तो फवाजिल जो होता था, ये सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी। अतिरिक्त राशि होती थी सरकारी खजानों में, किसके द्वारा? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे, ठीक है। और बाकी जवाबित मतलब राज्य का कानून, खरीदादार मतलब फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, हदीस मतलब इस्लामिक कानून। बाकी और भी कुछ बता देते हैं। बरीद क्या होता था? बरीद सल्तनत काल में ये गुप्तचरों का प्रमुख जो होता था उसको बरीद कहते थे, ठीक है। एक आता था मुनहियन कौन होता था? जासूस। मुनहियन को क्या कहते थे? जासूस कहते थे, ठीक है। वहीं जरीब क्या होता था? जरीब ये भूमि मापने की इकाई को जरीब कहते थे। वहीं खिदमती एक होता था, खिदमती क्या होता था? जो पराजित हारे गए जो भारतीय सरदार थे उनके द्वारा दिए जाने वाले कर को, टैक्स को क्या कहते थे? खिदमती कहते थे,
ठीक है। और एक होता था, ये लिख दे रही हूँ, परवाना नवीस। परवाना नवीस कौन होता था? व्यापारियों को परमिट जारी करने वाले अधिकारियों को परवाना नवीस कहते थे। नेक्स्ट क्या है, किस शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? तो किसको दी गई थी? इब्राहिम आदिल शाह को दी गई थी। उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। और इनको निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था, अबला बाबा भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में किन सिख गुरुओं को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी? तो कौन कौन से ऐसे हैं जिनको मृत्यु दंड की सजा दी गई थी? तो वो हैं गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव को मुगल शासक जहांगीर के द्वारा और तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड की सजा दी गई थी। और गुरु अर्जुन देव की बात करें तो वो इनके द्वारा जो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर का हर मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, अर्जुन देव के द्वारा। और अगर बात करें गुरु तेग बहादुर, तो ये सिखों द्वारा निर्वाचित एकमात्र गुरु थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये मुगलों के साथ असम अभियान में भी गए थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। मुगल काल में भारत आए विदेशी यात्रियों में कौन पेशे से जोहरी था? तो कौन था? एडवर्ड जो टेरी थे, ट्रेवेनियर जो थे, ट्रेवेनियर ये क्या थे? पेशे से जोहरी थे। ये ट्रेवेनियर भारत की हीरो की खानों और कोहिनूर हीरे का वर्णन इन्होंने किया। और ट्रेवेनियर जो थे ये कहाँ से? ये फ्रांसीसी यात्री थे। ट्रेवेनियर जो थे फ्रांसीसी यात्री थे। और ये जो थे किसके काल में आए थे? शाहजहाँ के काल में आए थे, शाहजहाँ के शासन के टाइम आए थे। और ये इनके अनुसार ये था कि शाहजहाँ वैसे ही शासन करता था जैसे एक पिता अपने बच्चों पर, ना कि प्रजा के सम्राट के रूप में। तो यहाँ पे विदेशी यात्री में कौन पेशे से जोहरी था? वो थे ट्रेवेनियर। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के सिक्कों पर हजरत दिल्ली उत्कीर्ण है? किसके? हजरत ए दिल्ली। तो बलबन के सिक्कों पर, बलबन के सिक्कों पर हजरत ए दिल्ली उत्कीर्ण है। और ये जो सिक्के होते थे जहाँ उत्कीर्ण है वो सोने का टंका था। क्या था? सोने का टंका था। बलबन द्वारा एक सिक्का चलाया गया था जिसका नाम था दुगान ए गियासी। दुगान ए, एक मैं फिर से लिख दे रही हूँ, दुगान ए गियासी। बलबन द्वारा ये चलाया गया एक सिक्का था दुगान ए गियासी। रजिया सुल्तान द्वारा चलाया गया सिक्का था, उसका नाम क्या था? उद्मत उल निस्वा। फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने एक सिक्का चलाया था चांदी का किस नाम से? शशगनी नाम से। FST ने चांदी का शशगनी नाम से सिक्का चलाया था। और इन्होंने क्या था? बिख नामक जीतल का सिक्का चलाया था, बिख नामक जीतल का सिक्का भी चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने यगनी और दुगनी सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सारा। नेक्स्ट है, सल्तनत युगीन अधिकारियों के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अभी मुन्निहान हम लोगों ने पढ़ा, गुप्तचर, काजी उल कुजात, बरीद मुबालिक, वकील ए दर। तो यहाँ पे बताना कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो काजी मतलब न्याय, तो न्याय विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो ये सही है। मुन्निहान अभी पढ़े ही थे, गुप्तचर। और बरीद मुमालिक जो था धर्म विभाग का नहीं बल्कि गुप्तचरों का प्रमुख होता था। बरीद मुमालिक जो था गुप्तचरों का प्रमुख होता था। इस तरीके से यहाँ गलत है। और वकील ए दर का मतलब क्या होता था? राज परिवार विभाग से संबंधित अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्या है, किस सुल्तान द्वारा अकाल संहिता का निर्माण और फसल सस्यावर्तन पद्धति लागू कराई गई थी? तो किस शासक के द्वारा ये कराई गई थी? ये कराई गई थी किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसने, MBT ने जो था ये कृषि सुधार में काफ़ी कदम इन्होंने उठाया था। और इन्होंने MBT ने दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया था। और सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण MBT ने ही कराया था। उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सस्यावर्तन पद्धति भी इन्होंने लागू की थी। ठीक, तो ये ध्यान रखें। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हश्म ए बहिलास्त नाम का एक रजिस्टर भी तैयार कराया था। MBT ने
हश्म बहिलास्त नामक एक रजिस्टर तैयार कराया था, जिसमें इस रजिस्टर में क्या होता था, जो सूबों से प्राप्त आय होती थी, लगान व्यवस्था होती थी, उसको इसी में लिखा जाता था, हश्म बहिलास्त में। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले गुलाम वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या होगा। तो अगर देखा जाए, आपने पढ़ा होगा तो पता ही होगा कि अगर बात करें तो रजिया सुल्तान आती हैं, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आते हैं, बहराम शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद आते हैं, फिर उसके बाद कौन आता है, बलबन आते हैं। अगर हम बात करें गुलाम वंश की, गुलाम वंश ने 1206 से 90 तक दिल्ली में शासन किया। ठीक है, और इस गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस गुलाम वंश की, तो अगर कालक्रम है तो पहले कौन आता है, ऐबक आते हैं, फिर कौन आता है, आराम शाह आते हैं, फिर इल्तुतमिश आते हैं, ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर रुकरुद्दीन आते हैं, फिर रजिया आती हैं, फिर बहराम आते हैं, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं, फिर नासिरुद्दीन महमूद आते हैं, फिर बलबन आते हैं, फिर कैकूबाद आते हैं, फिर कयूमर्स आते हैं। तो इस तरीके से इतने हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट। निम्न में किस सुल्तान की उपाधि जो थी हातिम द्वितीय थी। हातिम द्वितीय किसकी उपाधि थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई थी, और इनको पील बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था, कुरान ख्वाह भी कहा जाता था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या किया था, भारत में मामलुक राजवंश की स्थापना की थी, और दिल्ली का ऐसा ये प्रथम सुल्तान भी था। ये बहुत ही ज़्यादा उदार था, इसी कारण इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, यानी कि लाखों का दाता। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये कौन था, मोहम्मद गौहरी का क्या था, गुलाम था। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का सही क्रम बताना है। तो क्या है, सबसे पहले इन्होंने जो किया था, देवगिरी का अभियान किया था, देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर पांडे। ठीक है, देवगिरी का जो इन्होंने अभियान किया था वो 1307 में किया था, 1307 में। और उस समय यहाँ का जो देवगिरी का राजा था वो रामचंद्र देव थे, जिसे मलिक काफूर ने हरा दिया। ठीक है, वारंगल की बात करें तो वारंगल 1309 में किए थे, 1309 में, और वारंगल तेलंगाना की राजधानी थी। आक्रमण के समय देखा जाए तो यहाँ का जो काकतीय वंश का शासक रुद्र प्रताप थे, प्रताप रुद्र देव थे। ठीक है, वहीं होयसल की बात करें तो 1310 में हुआ था, और इस समय यहाँ की राजधानी द्वार समुद्र थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का राजा कौन था, बीर बल्लाल तृतीय थे, बीर बल्लाल थर्ड थे। वहीं लास्ट में देखें पांडे, तो पांडे 1311 में हुआ था, और इसमें पांडे राज्य में अलाउद्दीन की अधीनता कभी नहीं स्वीकारी। ये भी ध्यान रखना है कि इसने अलाउद्दीन की, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, किसने नहीं स्वीकारी थी, तो पांडे ने नहीं की थी। मलिक काफूर के आक्रमण के बाद भी ये अपनी स्वतंत्रता बनाए रखा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो धन की दृष्टि से इसे मलिक काफूर का सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में निम्न में से किस सुल्तान द्वारा सर्वप्रथम नगद कर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने कर की नगद अदायगी अनिवार्य कर दी, और यह भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर क्या कर दिया, राजस्व निश्चित कर दिया। ठीक है, ऐसा पहला शासक था जिसने भूमि की आय पर राजस्व निश्चित किया, और लिया जाने वाला जो भू राजस्व होता था वो उपज का कितना होता था, आधा होता था, यानी 50% होता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले क्या कहते हैं, घरी कर और चरी कर, करी नामक कर लगाया था। और इसके शासनकाल में जमींदार जिसको खूत कहते थे, खूत लिख दे रही हूँ, इसके शासनकाल में खूत जो होते थे यानी जमींदार, तथा बलाहार जो यानी कि जो किसान, साधारण किसान होते थे, सब पर एक ही दर से कर लगाए जाते थे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में स्थापित विभाग और उनके निर्माता सुल्तानों के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है। दीवाने आरिज बलबन, इमलाक विभाग बलबन, दीवाने सियासत मोहम्मद बिन तुगलक, वकील सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पे सब सही है, खाली एक गलत है, वो कौन सा है,
इमलाक विभाग, क्योंकि इमलाक विभाग बलबन ने नहीं बल्कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने किया था, FST ने किया था। ठीक है, और फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा और भी बहुत सारे विभाग थे, जैसे दीवान खैरात, दीवान बंदगान, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी ये दीवान आरिश बलबन, दीवान सियासत MBT और वकील सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश, जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, काली मस्जिद MBT, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वो काली मस्जिद है, क्योंकि काली मस्जिद जो है इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। काली मस्जिद को, काली मस्जिद हो गया, गुजरी महल हो गया, इसके स्थापत्य को फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। और सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश सही है, जमैयत खाना अलाउद्दीन खिलजी सही है, और मोठ मस्जिद जो है सिकंदर लोदी ने बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस सूफी संत की उपाधि आईना ए हिंद थी? किसकी उपाधि आईना ए हिंद थी? तो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी जो थे, इनकी उपाधि जो थी आईना ए हिंद थी। और यह उपाधि उन्हें किसने दी थी? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को निजामुद्दीन औलिया ने दी थी, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, और अगर बात करें यहाँ पे, एक मिनट, अगर बात करें बाबा फरीद को गज ए शंकर भी कहा जाता, गंज ए शकर भी कहा जाता था, शकर भी। ठीक है, और वहीं निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इनको महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। ठीक, और वहीं बात करें शेख नासिरुद्दीन महमूद को तो इनको चिरागे दहलवी भी कहा जाता था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में कौन सा सुमेलित नहीं है? सनक संप्रदाय, निम्बारकाचार्य, ब्रह्मचार्य संप्रदाय, माधवाचार्य, शरण चैतन्य प्रभु, निपख दादू। तो यहाँ पे बात करें शरण संप्रदाय की, तो शरण संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो शंकर देव थे, शरण के शंकर देव थे। बाकी सही है, सनक के निम्बारकाचार्य, ब्रह्म के माधवाचार्य, निपख के दादू दयाल। ठीक, वहीं रुद्र संप्रदाय की बात करें तो वो विष्णु स्वामी थे, रुद्र के विष्णु स्वामी जी थे। वहीं सखी संप्रदाय की बात करें तो स्वामी हरिदास जी थे। वैष्णव संप्रदाय के रामानुज थे। स्मृति संप्रदाय के शंकराचार्य हैं, स्मृति संप्रदाय के शंकराचार्य। ये इंपॉर्टेंट संप्रदाय से भी काद क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, किस संत द्वारा कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया गया और गृहस्थी जीवन में रहकर ही मोक्ष का संदेश दिया गया? तो वो कौन थे? वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, इन्होंने गृहस्थ जीवन में ही रहकर मोक्ष का संदेश दिया, और वल्लभाचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, जगत गुरु की उपाधि। और इनके द्वारा किस मत का वो किया गया? शुद्ध द्वैत मत का विकास किया गया। और इनके दर्शन का नाम क्या था? पुष्टि मार्ग था, पुष्टि मार्ग दर्शन को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। इनकी रचनाएं हैं वल्लभाचार्य की, वो है सिद्धांत रहस्य है, भक्ति वर्धनी है, सुबोधनी है। इनके पुत्र जो थे वो विट्ठलनाथ थे। ठीक है, और विट्ठलनाथ को अकबर द्वारा गोस्वामी की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध बीबी रजा बेगम का मदरसा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? जौनपुर में है। ठीक है, मध्यकाल में जौनपुर जो कि शिराजे हिंद कहलाता था, ये शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। और बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण शर्की शासक जो थे महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। नेक्स्ट, महर्षि वाग्भट्ट द्वारा रचित आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय, ऑलरेडी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अष्टांग हृदय जो कि वाग्भट्ट के द्वारा करवाया गया था, ये किस शासक के शासनकाल में था? तो ये किसके उसमें था? फ़िरोज़ शाह तुगलक के। ठीक, बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि अष्टांग हृदय का किस में अनुवाद किया गया था? फारसी में किया गया था। आगे चलते हैं, मध्यकाल में प्रचलित शब्दावली के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है? अमलाक, इदरार, खराज। तो ये जो सुमेलित, अच्छा कौन सा सुमेलित है? तो अमलाक जो होता था वो धर्म संबंधी कार्य के लिए दी जाने वाली जो वंशानुगत भूमि होती थी उसको अमलाक कहते थे। ठीक है, वहीं इदरार विद्वान तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को इदरार कहते थे। खराज जो होता था गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले कर होते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो तीनों राइट हैं। ठीक है, वहीं अगर कुछ और पूछ ले, जैसे पूछ ले जिम्मी क्या होता था? जिम्मी तो इस्लामिक राज्य में रहने वाली जो संरक्षित गैर मुसलमान प्रजा होती थी उसको क्या कहा जाता था? जिम्मी। ठीक, वहीं अगर पूछ ले टप्पा गांव के समूह को कहा जाता था।
मोहित्सव क्या होता था? मोहित्सव इसको क्या, यह लोक आचरण अधिकारी होता था। ठीक है। वहीं अगर ये पूछ ले कुरियत क्या होता था? कुरियत तो यह गांव का पर्यायवाची था, यानी गांव को कहते थे, विलेज। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित नहीं है? मीरास पट्टी, सजावल, वतनदार, मोकासा। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मीरास पट्टी जो होती थी वो शिवाजी द्वारा देशमुखों पर आरोपित जो कर होता था उसको मीरास पट्टी कहते थे। सजावल की बात करें तो मध्यकाल में भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को सजावल कहते थे। वहीं वतनदार की बात करें तो वतनदार जो होता था वो बादशाह के निजी संरक्षक नहीं होते थे, बल्कि वतनदार राजकीय अनुदान से जो प्रदान की गई भूमि होता था उसका स्वामी होता था। वतनदार किसको कहते थे? राजकीय अनुदान से प्रदत्त भूमि का स्वामी वतनदार कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और मोकासा मराठा प्रशासन में नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला जो भू अनुदान होता था उसको मोकासा कहते थे। हश्म एक कल्ब का निर्माण किस सुल्तान द्वारा केंद्रीय सेना हश्म एक कल्ब का निर्माण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? हश्म एक कल्ब इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना हश्म एक कल्ब का निर्माण किया, और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान भी माना जाता है। इसने क्या किया? तुर्के चहलगानी इसी ने चलाया था। तुर्के चहलगानी इसका मतलब 40 गुलामों का दल। ठीक है। इसको बर्नी ने कहा। और अगर बात करें कि दोआब का आर्थिक महत्व को समझने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिशी था। इसने 2000 इक्ताओं का गठन किया और 2000 तुर्क सैनिकों की नियुक्ति भी की। नेक्स्ट, किस सुल्तान द्वारा पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशनिक प्रणाली को लागू किया गया? तो किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने क्या किया? राशनिक प्रणाली को लागू किया। उसके शासनकाल में बाजारों का पंजीकरण भी कराया गया। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलता था, और इस प्रणाली को क्या कहते थे? मसाहत प्रणाली। तो मसाहत प्रणाली किससे जुड़ी हुई है? ये इन्हीं से, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। कथन कारण है कि बलबन दिल्ली का सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की किलेबंदी की। कारण, उसने ऐसा साम्राज्य की मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए किया था। तो क्या यहाँ पे सत्य है? क्या सही व्याख्या नहीं करता है? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बताना कौन सा कथन सत्य है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरम बुक्का ने की थी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। और देवराय, अगर हम बात करें कि देवराय प्रथम ने, ये ठीक है। और देवराय प्रथम के टाइम में कौन आया था? एक यात्री आया था, उसका नाम है निकोलो कोंटी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के टाइम में आया था। और देवराय द्वितीय के टाइम में जो आया था वो कौन आया था? अब्दुल रज्जाक जो फारसी से आया था। ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आपके एकदम सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। बाबर ने आगरा में आरामबाग की स्थापना की। तीनों स्टेटमेंट एकदम सत्य हैं, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बाबरनामा में वही कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का शक्तिशाली बताया है। और उदारता के कारण बाबर को क्या कलंदर की उपाधि भी दी गई है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और पानीपत विजय के बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को इसने एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। तो ये भी ध्यान रखना कि एक चांदी का सिक्का इसने दान में किस अभियान के बाद दिया? तो पानीपत विजय के बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को इसने दिया था। और बाबर ने आगरा में बाग लगवाया था जिसको नूर-ए-अफ़गान के नाम से जाना जाता था, किंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। और बाबर ने गजे बाबरी नामक नाम की एक इकाई का प्रचलन किया था। मुबाईयान नामक पद्य शैली जो होती थी जिसमें दोहे लिखता था उसको मुबाईयान कहा जाता है। ये बाबर के द्वारा ही संबंधित है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है सत्य बताना है। कौन सा सत्य है? हुमायूं ने साम्राज्य का विभाजन करते हुए कामरान को काबुल एवं कांधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर दे दिया। दूसरा, 1532 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन-ए-इस्लाम नामक नगर की स्थापना की।
हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ। तो यहाँ पे गाइस तीनों स्टेटमेंट एकदम राइट है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलग्राम के युद्ध में सत्य बताना है, कौन सा सत्य है। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर 1540 ईस्वी में 67 वर्ष की आयु में शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जो मध्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है, एकदम राइट है। ठीक है, कि बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं ने पराजित कर 1540 में 67 वर्ष की आयु में शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और इसके बचपन का क्या नाम था, फरीद था। शेर शाह के पिता हसन खान जौनपुर के छोटे जागीरदार थे। तो ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा बहुत याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना कौन सा सत्य है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ प्रसिद्ध महल में हुआ था। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। 1582 में इन्होंने नवीन धर्म तौहीद इलाही, जिसको दीन इलाही भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की। अब बताना यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, कोई भी गलत यहाँ पर नहीं है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये ध्यान रखना, दीन इलाही को पहले स्वीकार करने वाला कौन था, बीरबल ही थे, बीरबल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अकबर ने सत्य, यहाँ पे बताना कौन सा कथन सत्य है। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया, साथ ही विधवा विवाह को कानूनी मान्यता भी दी। अकबर ने लड़कों के विवाह की उम्र 15 और लड़कियों के लिए 13 वर्ष निर्धारित की। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, ध्यान रखना है 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। तो पहला और तीसरा सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य, क्योंकि जो उम्र की निर्धारित की थी वो 14 और 16 का था, 14 गर्ल्स का और 16 जो है बॉयज़ का। नेक्स्ट चलते हैं। जुंटा जूट निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल से संबंधित है। जुंटा जूट, तो जुंटा जूट किससे संबंधित है, जहांगीर से संबंधित है। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक एक विधवा से विवाह किया था। ठीक है, मेहरुन्निसा से जहांगीर ने विवाह किया था, जो फारस के मिर्जा गियास बेग थे, उनकी पुत्री थी। अब जो जहांगीर है वो क्या करते हैं, मेहरुन्निसा को नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि देते हैं। नूरजहां के जो पिता हैं गियास बेग, उनको वजीर का पद दे करके एतामुद्दौला की उपाधि दी गई। ठीक, और ऐसे इनको हर जगह का मतलब पूरा एक गुट बना दिया गया। मतलब नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा बनाया गया एक जुंटा गुट था। तो जुंटा गुट किसने बनाया था, नूरजहां ने बनाया था। और उसके गुट में उसके पिता थे एतामुद्दौला, माता असमत बेगम, भाई आसफ खान और शहजादा खुर्रम भी शामिल थे। नूरजहां की माँ की बात करें, असमत बेगम, ये इत्र बनाने के लिए जानी जाती हैं। और 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है, उसे लाहौर के शाहदरा में क्या कहते हैं, रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है। पूरा इनकी कुंडली खत्म हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रेंच यात्री बर्नियर ट्रेवेनियर, इटालियन यात्री मनुची ने किया है। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राज कवि थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे जो है आपके तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं कि जगन्नाथ कहाँ आते हैं, शाहजहां के राज कवि थे। बाकी बर्नियर ट्रेवेनियर तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पेशे से जौहरी थे। इटालियन यात्री मनुची, ये सब एकदम राइट है। आगे चलते हैं। शाहजहां के पुत्र द्वारा यहाँ पे सत्य बताना, शाहजहां के पुत्र दारा ने भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया था। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन है। उसने वेदों को ईश्वरीय शक्ति माना है। यहाँ पे कौन सा सही है, तीनों स्टेटमेंट एकदम राइट हैं। ठीक है, दारा के बारे में पढ़ लीजिएगा और भी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। किसे कर्नल जेम्स टॉड ने यूलिसिस कहा है, किसको कहा है, तो दुर्गा दास को कहा है। मारवाड़ और मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ उसका नायक दुर्गा दास था। मारवाड़ और किसके, मुगलों के बीच 1679 से 1709 यानी 30 साल तक जो युद्ध हुए उसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था, दुर्गा दास था। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इसको क्या कहा, यूलिसिस कहा है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है। राबोर 712, सोमनाथ मंदिर 1026, तराइन 1191, चंदावर 1192 नहीं, चंदावर का युद्ध क्या हुआ था, 1194 में हुआ था। ठीक है, वहीं सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था 1026।
और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वी चौहान ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बलबन, हौजे अलाई, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद शहर, गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बलबन नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। बाकी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक सही है, हौजे अलाई भी सही है, तुगलकाबाद GST ने किया था। अकबर के दरबार में उपस्थित निम्न में कौन पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? अकबर के दरबार में कौन से आए थे? तो वो कौन से दो थे जो आए थे? तो वो कौन है? अक्वाविया और मॉन्सरेट। अक्वाविया और मॉन्सरेट अकबर के दरबार में भेजे गए थे, ठीक है। और अकबर द्वारा इनको बुलाया गया था। इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों से चर्चा करने के उद्देश्य से इनको बुलाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कौन सा कथन सत्य है? मनसबदारी पद्धति के बारे में बताना है कि मनसबदारी पद्धति के विषय में क्या सही है। इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की, बिल्कुल सही है। ये केवल जात में विभाजित होते थे, गलत। जात और सवार होता था, जात और सवार होता था, ठीक है। इस पद्धति में अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली, बिल्कुल एकदम सही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है 1 एंड 3rd ऑप्शन ये सही है। मनसब जात और सवार में विभाजित होते थे, तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है। आगे चलते हैं। मदद ए माश क्या होता था? मदद ए माश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये विद्वानों और उलेमाओं को दी जाने वाली भूमि जो होती थी उसको मदद ए माश कहा जाता था। नेक्स्ट, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मजूमदार, वित्त व्यवस्था, वक्यानवीस, गुप्तचर व्यवस्था, सुरुनवीस, सैन्य व्यवस्था, सुमंत, विशेष मंत्री। तो जो आपका सुरुनवीस होता था ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित नहीं होता था, बल्कि राजकीय पत्रों की जांच करने वाला अधिकारी होता था। वहीं अगर पूछ ले सरी ए नौबत किससे संबंधित था? सरी ए नौबत, तो ये सैन्य संगठन की देखरेख करने वाला होता था। वहीं पंडित राव की बात करें, पंडित राव या मुहत्सिब, जो दोनों, पंडित राव कहो या उसको मुहत्सिब कहो, ये क्या होते थे? दान अध्यक्ष से संबंधित थे पंडित राव। और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। पेशवा जो होता था शासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का काम करता था। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। अकबर के कार्यों के इसमें कालानुक्रम बताना है। तो दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1562, इबादत खाना 1575, महजर की घोषणा 1579, दीन इलाही 1582। तो आप क्रम से लगा लीजिए क्या होगा, यानी दास प्रथा पहले होगा, फिर मतलब 1 2 3 4 क्रमशः ही होगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए। महाभारत का अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। राजतरंगड़ी का टोडरमल। अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंदी। तो यहाँ पे जो है कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे महाभारत और अथर्ववेद ये तो सही है। बाकी जो राजतरंगड़ी है उसको टोडरमल के द्वारा नहीं बल्कि मौलाना शहरी ने किया था, मौलाना शहरी के द्वारा किया गया था। और अथर्ववेद का ये इन्होंने ही किया था, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। नेक्स्ट, कौन जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं है? अबू समद, बिशनदास, दौलत। तो कौन नहीं है? कौन नहीं है इसमें? तो यहाँ पे जो अबू समद हैं ये जहांगीर के काल के नहीं हैं। अबू समद जो हैं ये अकबर के काल के चित्रकार हैं। और जहाँ अकबर के काल के हैं अबू समद, तो अकबर के काल के अबू समद हैं, दसवंत हैं, बसावन हैं, ये हैं। और जहांगीर के टाइम के दौलत हैं, बिशनदास हैं, मंसूर हैं, अबुल हसन हैं, अकारिजा हैं, ये सारे हैं। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एतामुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ, मुसम्मन बुर्ज जहांगीर, रबिया उद्दुरानी का मकबरा औरंगजेब, दीवाने आम शाहजहाँ। तो ये मुसम्मन बुर्ज जो है ये जहांगीर नहीं बल्कि शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई 6 मंजिल इमारत थी। ये मुसम्मन बुर्ज जो है 6 स्टोरी बिल्डिंग थी और जहाँ से शाही परिवार की स्त्रियाँ बैठकर युद्ध देखा करती थी। औरंगजेब ने शाहजहाँ को यहीं कैद भी करके रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ बताना है। इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है। इसका प्रथम सम्मेलन बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं बल्कि W.C. बनर्जी ने की थी। तो इस हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, बाकी यहाँ पर थर्ड वाला गलत है, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं।
दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, इसमें मतलब जॉर्ज पंचम के सम्राट बनने के उपलक्ष्य में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और इसने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी और इसी समय भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से हटाकर दिल्ली मतलब शिफ्ट की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो किए थे वो कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इन्होंने अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था। अप्रैल 1916 में बेलगांव यानी पूना से इन्होंने स्टार्ट किया था और वहीं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन जो है सितंबर 1916 से स्टार्ट किया था। और इनकी जो शाखाएं थी, सबसे ज़्यादा शाखाएं एनी बेसेंट की मद्रास में थी। नेक्स्ट क्या है? लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में बताना कौन सा सही नहीं है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी गरमपंथी दलों का सम्मेलन हुआ, राइट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुए, तो यही इन्होंने नहीं की बल्कि मजूमदार ने की है। किसने की है? अंबिका चरण मजूमदार ने की है। एनी बेसेंट तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की हैं। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू की घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? ये लॉर्ड जॉर्ज थे। मॉन्टेग्यू घोषणा जो आई थी 1917, ठीक है, तो उस समय जो था इसमें इसे जो 1917 है मॉन्टेग्यू घोषणा, इसको उदारवादी भारतीयों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा है, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने इसको सूर्यविहीन उषा काल कहा है। सूर्यविहीन उषा काल कहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की है? बी डी सावरकर ने की है। अभिनव भारत की स्थापना बी डी सावरकर ने की है और इसकी शुरुआत किससे हुई थी? मित्र मेला संगठन से हुई थी। मित्र मेला नामक गुप्त संगठन से हुई थी। ठीक है, गुप्त संगठन थी, गुप्त सभा थी। और यहाँ पर क्या हुआ था? पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। किसे मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दी गई? थी, तो किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी। इसमें क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे उस टाइम, कौन था? किंग्सफोर्ड थे। उनको मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उनकी बग्घी पर बम फेंक देते हैं और बम कांड के बाद खुदीराम फांसी को सजा दे दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है बताना है। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की है, करेक्ट है। कर्जन वाइली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी। भारतीय क्रांति की माँ मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है और ये स्थापना जो हुई थी 1905 में की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निम्न में से किस मामले में ये क्या कहते हैं फांसी की सजा दी गई थी? तो किसमें दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई थी। क्या होता है 23 मार्च 1931 को? कब? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दी जाती है। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने दिया था, जबकि चटगांव शस्त्रकार लूट कांड का किसने किया था? सूरसेन ने नेतृत्व किया था। करो या मरो का नारा किसमें दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि 8 अगस्त 1942 बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसी दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगर बात करें कि क्या होता है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और आगे जाकर के वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में और इस संगठन ने भारत विभाजन का तीव्र विरोध किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर आधारित है। इसे मार्च 1919 में पारित किया गया था। जिन्ना के विरोध में व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन किया। तो यहाँ पे जो है समर्थन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था। तो विरोध स्वरूप जिन्ना थे, मदन मोहन मालवीय थे, मजरूल हक थे। इन्होंने क्या किया? व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया था और इसके क्या करते हैं? एक जुलूस निकाला जाता है
और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर की थी 1923 में। 1923 में एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? हाँ, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 में। क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में उग्र भीड़ द्वारा क्या होता है, पुलिस चौकी पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया जाता है। और इसी कारण से क्या है, गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों ने मिलकर के 1923 में की थी। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। और ये किस लिए हुई थी, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसकी उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। और इनके जॉन साइमन सहित कुल 7 सदस्य थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसका भारत में काफ़ी विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी, तो किसमें की गई थी, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन यानी लाहौर की अध्यक्षता 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट्स की मांग समाप्त करके पहली बार ये कहा गया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 को पहली बार रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। किसने कहा था, हमने ब्रिटिश सरकार से रोटी मांगी, बदले में हमें को क्या मिला, पत्थर मिला। किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा। किसने कहा, गांधी जी ने कहा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी जाते हैं वायसराय इरविन के समक्ष जाते हैं और अपनी मांग रखते हैं। और अपनी मांग जो रखते हैं वो 11 मांग उनकी होती है, लेकिन वायसराय ने पत्र का जवाब नहीं दिया और गांधी जी से मिलने से भी मना कर दिए। तो इससे तो उनका अपमान हुआ, तो उसी से क्षुब्ध होकर के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतकार की स्थापना किसने की है, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक पूना समझौते पर भीमराव अंबेडकर के साथ निम्न में किसने हस्ताक्षर किए थे, तो किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। क्या हुआ था, जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी सांप्रदायिक पंचायत, तो उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और वो अनशन पर थे, तो उस समय गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे थे, जो 1940 मार्च 1940 जो 1940 है, 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसमें पहले विनोबा भावे थे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट की बात करें, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो लॉर्ड मिंटो को। किसको, लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में भारत में मार्ले मिंटो 1909 का निर्माण हुआ था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसी कारण इनको कहा गया है राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्या है, सुमेलित करना है कि कौन सा कब हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 82 हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से 1806 हुआ था। बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 और देवगांव की संधि हुई थी 1803। तो पहले का 2, दूसरे का 1 और सी का 4, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 1881 का रिपन, 1891 का ऑकलैंड, 1911 का हार्डिंग, 1922 का लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे जो गलत है वो है बी ऑप्शन, 1891 का ऑकलैंड के टाइम में नहीं हुआ था। तो अगर ऑकलैंड के टाइम में नहीं हुआ था तो किसके टाइम में हुआ था, ये लैंसडाउन के टाइम में हुआ था, लैंसडाउन। और इसी अधिनियम में सप्ताह में 1 दिन अवकाश की व्यवस्था की गई थी लैंसडाउन के टाइम में ही। और मतलब जो कार्य करने का समय था 11 घंटे निश्चित हुआ था और 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया। स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
केवल थर्ड सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग है? क्योंकि 1893 में ये न्यूयॉर्क नहीं बल्कि शिकागो में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का डिस्पैच को माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर हंटर कमीशन में दिया गया। कंपनी सरकार के द्वारा 1813 पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। वुड डिस्पैच विलियम बेंटिंग नहीं, डलहौजी के काल में। किसके? डलहौजी के काल में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कूका विद्रोह, सीताराम राजू, फकीर विद्रोह, तीरथ सिंह, यहाँ पे सुमेलित है बताना है, रामोसी, पागलपंथी, जतरा विवाद। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे जो सही है वो केवल रामोसी विद्रोह है, क्योंकि कूका विद्रोह की बात करें तो ये बाबा राम सिंह और भगत जवाहर मल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन नेतृत्व किया था कूका का? राम सिंह और भगत जवाहर लाल के द्वारा। फकीर विद्रोह की बात करें तो वही मजनू शाह और चिराग अली थे। फकीर के मजनू शाह चिराग अली थे। रामोसी विद्रोह उमा जी ने स्टार्ट किया था। पागलपंथी विद्रोह ये टीपू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, फकीर टीपू। और संताल विद्रोह अगर आ जाए तो 1855-56 में सिद्धू कान्हू ने किया था। वहीं रंपा विद्रोह भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या नाम था उनका? अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हैदराबाद चिंकलिज खां, भरतपुर चूड़ामन, मैसूर टीपू सुल्तान, बंगाल मुर्शिद कुली खां। तो मैसूर टीपू सुल्तान नहीं बल्कि कौन था? हैदर अली संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, कौन सा सही है? हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीकुल में 1755 में एक शस्त्रागार की स्थापना की। यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन करने वाला टीपू सुल्तान भारत का पहला शासक था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। तो यहाँ पे 3 के तीनों स्टेटमेंट एकदम राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मद्रास की संधि से हुआ था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर वाडियार की संधि से हुआ था। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो मंगलौर की संधि से हुआ था और ये 1780 से 84 में हुआ था। और उस समय जो वॉरेन हेस्टिंग थे, मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और इसी के समय मंगलौर की संधि हुई थी। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा युग्म सुमेलित है? सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाली अरविंद घोष, बम्बई दर्पण रानाडे, नेशनल हेराल्ड मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे पहला ही सही है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि बंगाली की बात करें तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। बम्बई दर्पण की बात करें तो ये बाल शास्त्री की है, बाल शास्त्री की। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये मोतीलाल नेहरू जी की है। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम उनके गवर्नर जनरल वायसराय के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? सती प्रथा विलियम बेंटिक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हेकल, शिशु प्रतिबंध वेलेजली, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक। ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है ये किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1856 में आया था। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित है? चलिए देख लेते हैं। केरल के वायकोम में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। तो यहाँ पे 3 के तीनों स्टेटमेंट राइट हैं, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना कौन सा असत्य है, गलत है कौन सा। नील विद्रोह की पहली घटना नदिया जिले से हुई है। नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवी, प्रचार माध्यम, छोटे जमींदारों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। नील बागान मालिकों के अत्याचार का वृहद चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भाई दीनबंधु मित्र ने की है, दीनबंधु मित्र ने। तो इस तरीके से यहाँ पे जो गलत है वो स्टेटमेंट थर्ड आपका रॉन्ग है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा है? कौन सा ऐसा एक्ट है जो सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की है? तो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 1909 में तो किसके लिए था? मुस्लिमों के लिए था, ठीक है, पृथक निर्वाचन। और बी में क्या मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 में बाकी लोगों के लिए आ जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? एकदम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। 1833 के चार्टर अधिनियम में कौन से प्रावधान किए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया। सिविल सेवक की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ। कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है ये नहीं है, क्योंकि जो पृथक कार्य किया गया था वो
किस में किया गया था? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसी में कर दिया गया था। और रही बात इसकी खुली प्रतियोगिता, ये 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा आई थी। तो इस तरीके से केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, बाकी रॉन्ग है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इस प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को मान लिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया जबकि मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है केवल एक ही सही है, बाकी सही नहीं है, क्योंकि इस प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को मान लिया गया, ऐसा नहीं था। ठीक है, इसको अस्वीकार कर दिया गया था, ठुकरा दिया गया था, और इसी कारण अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया था। और मुस्लिम लीग भारत के विभाजन के अलावा किसी अन्य शर्त को स्वीकार करने के लिए पक्ष में ही नहीं थी। इस तरीके से ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी ने यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है किस योजना के संदर्भ में कहा गया था? किस में कहा गया था ये चीज़? तो ये कहा गया था क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी, और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है। इसने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसमें यह कहा गया कि भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्रदान किया जाएगा और भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण का अधिकार भी दिया गया इसमें। ठीक है, लेकिन इस योजना में शर्त यह भी थी कि यदि कोई भी प्रांत भारत के निर्मित संविधान से सहमत नहीं है तो वे उसे अस्वीकार करके जैसे पहले थे वैसे रह सकते हैं या फिर पूर्ण स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तभी गांधी जी ने इसमें कहा कि यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को क्या है? निमंत्रण है। नेक्स्ट, हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ही ऊपर पड़ सकती है। यह किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जब क्या हुआ था जब वर्धा बैठक हुई 1942 में, तो उसमें समर्थन मिला, गांधी जी के विचार को समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तब भी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। और वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, किंतु इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई। इसी संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं और ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। तो ये किसके उसमें? वर्धा उसमें कहा गया था। ठीक है, वर्धा बैठक में। नेक्स्ट है, अगस्त 1942 के ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार नेताओं में किन नेताओं को गांधी जी के साथ पूना आगा खां पैलेस में रखा गया? तो कस्तूरबा गांधी को रखा गया, और किसको रखा गया? सरोजिनी नायडू को रखा गया। इसमें सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया, नेहरू जी को अल्मोड़ा में रखा गया, और राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वाकुड़ा जेल में रखा गया, वाकुड़ा जेल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? तो सतारा में भी की गई है, तामलुक में, बलिया में भी, हजारीबाग में नहीं की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों को लाल किले मुकदमे से बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति में कौन शामिल नहीं था? तो कौन नहीं शामिल था? ये तो शामिल थे, सप्रू भी थे, अरोड़ा आसफ अली भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी शामिल नहीं थे। आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 में 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में गठित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को मान्यता देने वाले देशों में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? फ्रांस नहीं था, बाकी चीन, जापान, जर्मनी ये सब शामिल थे। सही कालक्रम होगा वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, 1942। वेवेल योजना 1945, शाही नौसेना का विद्रोह 1946, कैबिनेट मिशन 1946। अब दोनों सेम ईयर है, तो शाही नौसेना 18 फरवरी और कैबिनेट मिशन मार्च में आया था, 24 मार्च। तो इस तरीके से अगर लगाया जाए तो 1 2 4 1 2 3 4 यानी कि क्रमशः ही है। आगे चलते हैं। किस नेता को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 1935 के प्रावधान में बताना है सही कथन। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी।
प्रांत में केंद्र द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, नहीं, प्रांत में समाप्त किया और केंद्र में लागू किया। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। तो यहाँ पे बताना कौन सा सत्य है, तो भैया यहाँ पे जो है कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि 11 राज्य नहीं 6 राज्यों में द्विसदनीय है, और वो 6 राज्य थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। नेक्स्ट क्या है, पुस्तक एवं लेखक के बारे में बताना। हिस्टोरिका हेरोडोटस, इंडिका मेगास्थनीज, नेचुरल हिस्ट्री हिस्टोरिका प्लिनी, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, टॉलेमी, नहीं, अज्ञात है। कौन सा इसमें बताना है, मतलब कालक्रमानुसार, तो इजी है, टफ नहीं है। साइमन 1927, असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिक पूना समझौता। अब दो में आप लोग कंफ्यूज होंगे। साइमन क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो साइमन 1928, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920, सांप्रदायिक निर्णय 1932, पूना समझौता 1932। तो पूना समझौता 24 सितंबर को हुआ था और ये सांप्रदायिक निर्णय अगस्त में हुआ था। तो इस तरीके से फर्स्ट नहीं, पहले सेकेंड, मतलब 2 1 3 4 है कहीं, हाँ, डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित है, तो देखना है गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो डी का 4 ए का 2, डी का 4 ए का 2, यानी कि कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक एवं लेखक के संदर्भ में बताना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सोच ए वतन, गोल्डन थ्रेशोल्ड इंदिरा गांधी का नहीं है, यही गलत ही है। गोल्डन थ्रेशोल्ड इंदिरा गांधी का नहीं, बल्कि किसका, सरोजनी नायडू का है, सरोजनी नायडू जी का। सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद। मालगुडी डेज, नारायण। इग्नाइटेड माइंड्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम। लॉर्ड कर्जन के काल में कौन सी चीज़ नहीं हुई है, तो चलिए देख लेते हैं। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना और बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन के लिए तो जाने ही जाते हैं, 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, क्या कहते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। तो ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुई थी, बाकी सब इन्हीं से संबंधित है। क्लियर हो गया। अगर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1904 हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, सहायक संधि, वेलेजली, व्यक्तिगत, डलहौजी, भारत की प्रथम जनगणना, मेयो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिपन। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, 131 का डी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्यों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि रिपन के टाइम में तो रद्द किया गया था, लागू किया गया था किसके टाइम में, लिटन के टाइम में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नहीं है तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्व स्वराज का प्रस्ताव, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता। तो यही जो है गलत है, क्योंकि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन ये जो है ये गांधी इरविन समझौता से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, 1907 में हुआ था, जिसमें गरम दल नरम दल में विभाजन हो गया था, जिसकी 1907 जो हुआ था सूरत अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। वहीं लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। इसमें वही प्रथम मतलब नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। वहीं लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 1929 में, जिसमें इंपॉर्टेंट यही था कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्व स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये कराची अधिवेशन में हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है, कराची में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। नेक्स्ट कौन सा है, क्या कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ये फ्रीडम एट मिडनाइट, लोरी कॉलिंस एंड डोमिनिक, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, लुई फिशर का नहीं है ये किसका है, ये राजा राम मोहन राय जी का है, ठीक है। और द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विथ फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद जी। नेक्स्ट, कौन काल क्रमानुसार सजाना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये कब हुआ था, 1919। स्वराज पार्टी 1923, चौरी चौरा कांड
1922, मोपला 1921। तो लग ही जाएगा, क्या करना है, सब बता ही उठा है। आगे चलते हैं। लॉटरी समिति का संबंध किससे था? शहरी नियोजन से था। लॉटरी का जो था वो शहरी नियोजन से था। क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। उसके बाद बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद कलकत्ता जैसे प्रमुख शहर में धीरे धीरे शहरी नियोजन उपाय किए गए, जिसमें लॉटरी समिति 1817 में आई थी लॉटरी समिति। इसमें क्या हुआ था? कलकत्ता में नगर नियोजन के कार्य में सरकार की सहायता की गई थी, और समिति का यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से शहर में सुधार के लिए धन जुटाया गया था। नेक्स्ट क्या करना है? सुमेलित है। बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑर्थर वेलेजली। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे केवल कलकत्ता मदरसा जो है ये वॉरेन है, क्योंकि बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डंकन था, जोनाथन डंकन, और फोर्ट विलियम कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग। तो इस तरीके से केवल 2 सही होगा, ना कि 1 और 3। नेक्स्ट में क्या है? आयोग शिक्षा से संबंधित है। इसमें ये बताना है कि शिक्षा से संबंधित विषय का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया। तो सैडलर 1917, रैले भी है, मैकडोनाल्ड नहीं है, कैंपबेल नहीं है। तो 1 और 2 जो है ये आपका क्या है? ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किसको महात्मा गांधी का हनुमान कहा गया है? तो किसको कहा गया है? महात्मा गांधी का हनुमान कनु गांधी को कहा गया है। कनु गांधी महात्मा गांधी जी के पोते थे और महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी के पुत्र थे। ठीक है, अगर कहा जाए तो गांधी जी के निजी फोटोग्राफर थे, इसीलिए इनको महात्मा गांधी का क्या कहा जाता है? हनुमान कहा जाता है। गलत बताना है, कौन सा गलत है? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, MG रानाडे, पूना सेवा सदन श्रीमती रमाबाई रानाडे, भील सेवा अमृतलाल ठक्कर, परमहंस मंडली स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे जो गलत है वो यही है। परमहंस मंडली जो है ये किसकी है? ये स्वामी विवेकानंद की नहीं, बल्कि आत्माराम पांडुरंग, उनके 3 सहयोगी दादूबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, जाम्बेकर शास्त्री ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 1915 में भारत लौटने पर सर्वप्रथम गांधी जी ने कहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? तो कोचरब में की थी। कहाँ की थी? कोचरब में की थी। और कोचरब नामक स्थान पर श्री जीवन लाल बैरिस्टर के मकान को किराए पर लिया और वहीं पर 25 मई 1915 को आश्रम की स्थापना की। लेकिन जब प्लेग फैल जाता है तो वो क्या करते हैं? 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो चलिए, आज ये 140 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा मैंने फास्ट बोला है, लेकिन 140 क्वेश्चन थे तो जल्दी कवर करने की कोशिश की है। बाकी अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और नेक्स्ट सीरीज़ आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।